फ्रेंड्स, मेरी तो जो है मेरे चैनल पीएससी विद ऋतु में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि पवन क्या होती है और किन किन वजह से, किस बल की वजह से वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। अब उसी के आगे का मैं वीडियो बता रही हूँ, मतलब पवनें कितने प्रकार की होती है। तो इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको पवनें कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो बात ये कि पवनें क्या होती हैं, पवनें कब चलती हैं। पवनें हॉरिजॉन्टली मतलब धरातल पर जब वायुदाब की क्षैतिज विषमताएं होती है ना, उन विषमताओं के कारण जो हवा चलती है उसको पवन कहते हैं। मतलब एक जगह वायुदाब बहुत ज़्यादा है और एक जगह वायुदाब बहुत कम है, तो जहाँ वायुदाब बहुत ज़्यादा है वहाँ से पवनें चलेंगी, हवा चलेंगी। वायुदाब जहाँ बहुत कम है उस तरफ चलेंगी। तो क्षैतिज विषमताएं होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसके कारण क्या होती है, हवा चलती है और उसी को पवन कहते हैं। तो पवनें के प्रकार कितने प्रकार की होती है। तो पवनें दो प्रकार की होती हैं, एक हो गया स्थायी पवन, है ना, स्थायी पवन, और दूसरा स्थानीय पवन। तो जो स्थायी पवन होती है इनको बोलते हैं परमानेंट। ये परमानेंट वाइंड्स होती हैं, मतलब कि एक बहुत बड़े भूभाग पर ये साल भर एक ही डायरेक्शन में चलती है। हाँ, एक ही डायरेक्शन से चलती हैं और एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। तो ये होती है स्थायी पवनें होती है, मतलब ये साल भर एक ही जैसे चल रही है, मतलब, है ना। तो ये स्थायी पवनें होती हैं। और स्थानीय पवनें होती है कि बहुत छोटे क्षेत्र में चलती हैं और ये समय के अनुसार, तापमान के अनुसार या वायुदाब के अनुसार अपने डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। ये हमेशा ऐसा होता है। लेकिन हमको पता है ना कि मैंने यहाँ पर पहले ही एक डायग्राम बना लिया है अर्थ का, और वायुदाब कटिबंध मैंने बताए हैं। तो वायुदाब कटिबंध का मैंने यहाँ पर बना लिया है। इसके वायुदाब कटिबंध क्या होता है और कैसे बनते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। वायुदाब कटिबंध के टाइटल नाम से एक वीडियो है, तो अगर आपको वो देखना है तो जाके मेरे चैनल पे जाके डायरेक्ट ही आप सर्च कर लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वायुदाब कटिबंध का एक चैनल का मैं लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से आप समझ लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया जैसे वायुदाब कटिबंध वो अक्षांश का अनुसरण करते हैं। मतलब कि भूमध्य रेखा के आसपास भूमध्य रेखी निम्न दाब कटिबंध होता है और उसके ऊपर उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध होता है। तो यहाँ पर ये जो दाब है, ये जो प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो तापमान के अनुसार भी होता है। जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है वहाँ वायुदाब बहुत कम होता है। और हमको पता है कि सूर्य की किरणें हमेशा भूमध्य रेखा पर एक ही जैसी पड़ती है, हर साल एक ही जैसे पड़ती है, हमेशा एक ही जैसे पड़ती है। और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें हमेशा एक जैसी पड़ती है। तो जब हमेशा ही एक जैसी पड़ेंगी तो वहाँ पर तापमान भी एक जैसा पड़ेगा और वायुदाब भी एक जैसा ही रहेगा। तो इसके कारण क्या होती है, जो पवनें चलती हैं एक बहुत बड़े क्षेत्र में चलती है, मतलब ये पूरे अक्षांश को कवर कर रही है ना, ये पूरे भाग को कवर कर रही है। तो एक डायरेक्शन में एक से डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ये हमेशा ही चलती, बहुत बड़े भाग में चलती है और ये हमेशा ही चलती हैं। तो ये पवनें कहलाती हैं, स्थायी पवनें कहलाती हैं। अब स्थायी पवनें भी 3 प्रकार की होती हैं। इसमें 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है सन्मार्गी पवनें होती है, हाँ, दूसरी होती है पछुआ पवनें, और तीसरी होती है इसकी ध्रुवीय पवनें। सन्मार्गी पवन को बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेड्स बोलते हैं, ट्रेड वाइंड बोलते हैं। पछुआ पवन को बोलते हैं वेस्टर्लीज, और ध्रुवीय पवन को पोलर वाइंड बोलते हैं। तो जो ट्रेड पवन मतलब व्यापारिक पवन, सन्मार्गी पवनों को व्यापारिक पवन भी बोलते हैं और इसी को पूर्वा पवन भी बोलते हैं, है ना। तो सन्मार्गी पवनें क्या होती हैं, सन्मार्गी पवनें मतलब कि व्यापारिक पवनें को भी नाम बोलते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश में ट्रेड है ना, तो इसको हिंदी में लोग बाग ट्रेड मतलब व्यापार होता है, तो इसलिए व्यापारिक पवन बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये होती है सन्मार्गी पवनें, इनका नाम होता है। तो ये पवनें कैसी होती है, मैंने आपको बताया था, भूमध्य रेखा के पास भूमध्य रेखी निम्न दाब कटिबंध होता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनता है भूमध्य रेखा के पास, है। तो हमेशा क्या होता है कि जो पवनें होती है वो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र कौन सा है, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये, यार यहाँ पर भी है ना। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर तरफ ये चलती है। मतलब कि यहाँ पर ये चलती है उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से ये चल रही है उपध्रुवीय भूमध्य रेखीय
निम्न दाब कटिबंध की ओर, भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध की ओर चल रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 35 से 30 डिग्री अक्षांश से ये 5 डिग्री अक्षांश की तरफ चलती है। दोनों गोलार्ध में चलती है, दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से, यहाँ पर भी उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंध है ना, यहाँ पर भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ध्रुवीय दक्षिण ध्रुव में 30 से 35 डिग्री इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चलेगी, मतलब ये ऐसे चलती है ना। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र हो गया। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती, दोनों गोलार्ध में ये 35 से 30 डिग्री अक्षांश से लेकर ये 5 डिग्री अक्षांश की तरफ ये चलती है ना। तो ये पवनें होती है सन्मार्गी पवनें होती है। सन्मार्गी पवनें हमेशा उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की तरफ चलती है दोनों गोलार्ध में, है ना। दोनों गोलार्ध में ये 35 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री अक्षांश तक ये चलती है। अब कोरिलेसिस इफेक्ट के कारण मैंने बताया था कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो ये वाले जो पवन है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है कोरिलेसिस इफेक्ट के कारण। ये चलना चाहिए, मतलब ये ऊपर से नीचे चल रही है, उत्तर से दक्षिण चलना चाहिए और दक्षिण ध्रुव में दक्षिण से उत्तर की तरफ चलना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है कोरिलेसिस इफेक्ट के कारण इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो ये कहाँ से चलती है, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया पूर्व, तो ये उत्तर पूर्व से चलती है। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व की तरफ से चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की तरफ से चलती है ना। यहाँ से चल रही है, इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा एरो बना दिया कि यहाँ से इस साइड चलती है, यहाँ से इस साइड चलती है हमेशा। तो जब ये चलती है तो ये उत्तर पूर्व से चलती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है, और दक्षिण पूर्व से चलती है उत्तर पश्चिम की तरफ चलती है, मतलब दोनों ही गोलार्ध में ये पूर्व की तरफ से चलती है, इसलिए इनको पूर्वा पवनें भी बोलते हैं। दोनों ही गोलार्ध में पूर्व की तरफ से चल रही हैं, इसलिए सन्मार्गी पवनों को पूर्वा पवन भी बोलते हैं या ईस्टर्लीज भी इन्हें बोलते हैं, है ना। अब क्या होती है कि ये है ना 35 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री अक्षांश पे आ रही है या उसके आसपास चल रही है, तो ये धीरे धीरे कैसी हो जाती है, हवा कैसी हो जा रही है, ये वाली जो वायु है, ये वाली जो वाइन है, ये कैसी होती जा रही है, ये गर्म होती जा रही है, धीरे धीरे गर्म होती जा रही है और शुष्क होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बरसात नहीं करती है, क्योंकि ये गर्म होती जा रही है, इसका जलवाष्प खत्म होता जा रहा है, इस जो इनने जलवाष्प यहाँ पर ग्रहण किया था वो खत्म होता जा रहा है। जहाँ जहाँ धीरे धीरे जब ये गर्म क्षेत्र में जा रही है तो ये कहीं पर भी बरसात नहीं करती है, मगर वो ऐसे क्षेत्र पे बरसात करती है अगर ये वाली हवा, ये वाली जो पवन है अगर समुद्र से पार करके ये स्थल भाग में जा रही है। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल के ले लो कि हमारा जो भारत है, हमारा भारत इसी क्षेत्र में आता है, भूमध्य रेखा के आसपास ही है, करके रेखा बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है ना। तो इसी क्षेत्र में आता है, ये वाला ही क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है और ये उत्तर पूर्व से जो आने वाली पवनें है ना, लेकिन मानसून हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम वाली पवनों से होती है जो यहाँ से आती है ना। तो ये सन्मार्गी पवनें होती है, व्यापारिक पवनें होती है, जिसके कारण हमारे इंडिया में बरसात होती है। तो क्या होता है, हमारे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर से वो क्या करती है, जलवाष्प को ग्रहण कर लेती है और भारत में आके बहुत वर्षा करती है। तो अगर कोई सन्मार्गी पवनें वो समुद्र को पार करके स्थल भाग पे आ रही हैं तो वो वर्षा करती हैं, और वो भी तभी वहाँ वर्षा करती है वो उस कॉन्टिनेंट, उस अक्षांश पे जितने भी कॉन्टिनेंट है, जितने भी महाद्वीप है, उसके पूर्वी भाग में क्या करती है, वर्षा करती है। लेकिन पश्चिमी भाग बिल्कुल सूखा रहता है, इनका पश्चिमी भाग बिल्कुल सूखा रहता है और पूर्वी भाग में बहुत वर्षा करती है। तो जो ये वाला कॉन्टिनेंट है ना, ये 30 से लेके 0 डिग्री अक्षांश के आसपास जितना भी मतलब 35 से लेके 0 डिग्री अक्षांश पे जितने भी देश आते हैं, उन देशों में के पश्चिमी भाग पर या इस कॉन्टिनेंट पर पश्चिमी भाग पर बड़े बड़े मरुस्थल होते हैं, है ना। शुष्क मरुस्थल यहीं पाए जाते हैं। तो जैसे हमारा भारत हो गया, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है, थार मरुस्थल नाम है उसका, भारत के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है ना। और वो क्या है, थार मरुस्थल है। और ये शुष्क मरुस्थल है, मतलब गर्म मरुस्थल है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत रेत होती है यहाँ पर, है ना। तो ये हमारे भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, लगभग 2,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। और ये भारत का क्या होता है, सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है।
भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल कौन सा होता है? सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में है। ये हमारे थार मरुस्थल इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है, और सहारा मरुस्थल अफ्रीका कंटिनेंट में है। और ये इसका लगभग क्षेत्रफल है 9 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, कुछ ऐसा है ना। तो ये विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है ना। मरुस्थल भी दो तरीके के होते हैं, ठंडे मरुस्थल होते हैं और गर्म मरुस्थल होते हैं। जो सहारा मरुस्थल है वो शुष्क मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और इससे दो बड़े जो मरुस्थल हैं वो है अंटार्कटिक और आर्कटिक। दो मरुस्थल है, मतलब अंटार्कटिक सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये ठंडा मरुस्थल है, और आर्कटिक दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी ठंडा मरुस्थल है, और तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल सहारा मरुस्थल ही होता है ना। फिर ये हमारा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी का मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये मरुस्थल कहाँ पर है। ये मरुस्थल इस कॉन्टिनेंट में पश्चिमी भाग पर है। पश्चिमी भाग पर क्यों है? क्योंकि जो व्यापारिक पवनें होती हैं, सनमार्गी पवनें होती हैं, या पूर्वा पवनें जो होती हैं वो शुष्क पवनें होती हैं, और ये बरसात नहीं करती, मगर ये अगर ये समुद्र को पार करके आती हैं स्थल भाग पर, तो स्थल भाग के पूर्वी भाग पर ये करती बहुत ज़्यादा वर्षा करती हैं, और पश्चिमी भाग पे बिल्कुल भी वर्षा नहीं करती। तो यहाँ पर जितने भी कॉन्टिनेंट होते हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं, वहाँ के पश्चिमी भाग पर बहुत बड़े बड़े मरुस्थल हैं। जैसे सहारा मरुस्थल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पश्चिमी भाग पर है। हमारा जो थार मरुस्थल है भारत में पश्चिमी भाग पर है, मतलब उत्तर पश्चिमी भाग पर, मतलब राजस्थान है ना, राजस्थान के पास में है, राजस्थान में है ये। और उसी के बगल में जो पाकिस्तान का भाग है, वहाँ पर ये थार मरुस्थल हमारा फैला हुआ है। तो इस कॉन्टिनेंट में ये होता है। दूसरा क्या होता है, दोनों गोलार्ध हैं, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जब किसी जगह पर आकर मिल जाती हैं, मतलब यहाँ उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन ये हो गई, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन ये हो गई। ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन से आती है, ये दक्षिण पूर्व डायरेक्शन से आती है, और ये यहाँ पर आकर एक जगह पर ये मिल जाती है ना। दोनों का कन्वर्जेंस हो जाता है, जाकर टकरा जा रही है। तो इस वाले जो क्षेत्र होता है ना, इसको बोलते हैं ITCZ बोलते हैं, मतलब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। ITCZ मतलब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, या उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इसको बोलते हैं। हिंदी में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। तो ये ITCZ होता है। 2018 में 2017 या 2018 में PSC का प्री में क्वेश्चन आया था कि ITCZ किस अक्षांश पर है। क्वेश्चन आया था तो किस अक्षांश के पर है या किस अक्षांश के पास है। तो क्योंकि किस अक्षांश पे है इसलिए बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि ये अक्षांश पे तो नहीं है लेकिन अक्षांश के पास है। ये भूमध्य रेखा के ऑप्शन दिए थे उन्होंने, भूमध्य रेखा पर है, या अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। तो ये ITCZ क्या होता है, भूमध्य रेखा के पास बनता है। ये भूमध्य रेखा पर नहीं बनता, ये भूमध्य रेखा से थोड़े ऊपर बनता है ना। भूमध्य रेखा से थोड़े ऊपर बनता है, भूमध्य रेखा पे बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन भूमध्य रेखा के बहुत पास होता है, और ये ऊपर नीचे होता रहता है ना। और इसके ऊपर नीचे होने की वजह से ही हमारे भारत में मानसून आता है। भारत पाकिस्तान में ना मानसून ये जो है इसी वजह से आता है, ITCZ बोलते हैं। और ITCZ का मतलब होता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कब बनता है, जब दोनों गोलार्ध की सनमार्गी पवनें आकर आपस में मिल जाती हैं, मतलब दोनों गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आपस में आकर मिल जाती हैं। सनमार्गी पवनें, व्यापारिक पवनें, पूर्व पवनें, एक ही पवन के नाम है। किसी बुक में सनमार्गी पवनें ज़्यादा लिखा होता है, किसी बुक में व्यापारिक पवन ज़्यादा लिखा होता है ना। तो जब ये दोनों आकर आपस में जब मिल जाती हैं तो भूमध्य रेखा के पास ही मिलती हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं ITCZ बोलते हैं, है ना। और ये हिंदी में भी इसको मतलब अक्सर ये ITCZ ही इसको बोला जाता है। एग्जाम में जब पेपर आया था तो यही आया था कि ITCZ किस अक्षांश पर है, ये नहीं आया था कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ है। तो ये पता होना चाहिए कि ITCZ का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है, मतलब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, और ये भूमध्य रेखा के पास होता है, भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, भूमध्य रेखा के पास होता है। और ये मतलब तापमान के हिसाब से अपना बदलाव ऊपर नीचे करता रहता है, और इसी की वजह से भारत में मानसून आता है। मैं बाद में इसको और डिस्क्राइब करूँगी इसको, है ना।
तो इसके कारण ये ITC-Z भी बनता है, भूमध्य समनाड़ी पवनों की वजह से बनता है। और ये मैंने आपको ये बता दिया। तो ये बहुत बड़ा एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिए। तो ये हो गया हमारी व्यापारिक सन्मार्गी पवनें होगी, व्यापारिक पवनें होगी। अब दूसरा हो गया पछुआ पवनें। पछुआ पवनें मतलब क्या होती हैं कि ये कहाँ से चलती हैं। अब हमेशा मैंने बताया कि उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर हवा चलती है। तो ये क्या चलती है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है, दोनों गोलार्ध में। यहाँ पर भी उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है। तो दोनों गोलार्ध में ये उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र जो होता है ना, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र या फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है। दोनों गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, और उपध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध को बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये चलती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है दोनों गोलार्ध में। मतलब कि ये 30-35 डिग्री अक्षांश से 60 से 65 डिग्री अक्षांश की तरफ ये चलती है दोनों गोलार्ध में। दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश, 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश, 65 डिग्री अक्षांश की तरफ ये चलती हैं। तो ये हो गया पछुआ पवनें होती हैं। और क्योंकि ये इनके कोरिलोसिस इफेक्ट के कारण इनके डायरेक्शन में बदलाव आ जाते हैं, मतलब ये उत्तर दक्षिण की तरफ जाना चाहिए था, मगर क्या करती हैं ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से चलती है ना, और दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पश्चिम की तरफ से ये चलती है। तो इसके दोनों गोलार्ध में ये क्या करती है, पश्चिम की तरफ से चलती है, इसलिए इन्हें पछुआ पवनें बोलते हैं, है ना। पछुआ पवनें इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों गोलार्ध में पश्चिमी की तरफ से चलती है, और इनका डायरेक्शन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम होता है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ चलती हैं। तो दोनों गोलार्ध में पश्चिम की तरफ से चल रही हैं, इसलिए इनको पछुआ पवनें बोलते हैं। और क्योंकि ये है ना, ये गर्म अक्षांश है, 30 से 35 डिग्री ये गर्म अक्षांश है, इसकी अपेक्षा 60 से 65 ज़्यादा ठंडे अक्षांश है, मतलब शीतोष्ण कटिबंध में चलते हैं। ये उपोष्ण कटिबंध से शीत कटिबंध की तरफ चलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध की तरफ चलती है, इसलिए क्या करती हैं, ये बरसात बहुत ज़्यादा करती हैं। ये धीरे धीरे ठंडी होती जाती है, गर्म वायु जब ठंडी होती है तो बरसात करती है। तो ये साल भर इस कॉन्टिनेंट पे क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, और इसके पश्चिमी भाग पे बहुत ज़्यादा वर्षा करती है, साल भर वर्षा करती है। मतलब इस कॉन्टिनेंट पे एग्जाम्पल के लिए ले लो कि पश्चिमी चिली आता है, पश्चिमी कनाडा आ जाता है, या पश्चिमी यूरोप आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करती है, बहुत ज़्यादा क्या करती है, बरसात करती है। और चक्रवात, प्रति चक्रवात, साइक्लोन की वजह से इनका क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है। अब हमको ये पता है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग बहुत ज़्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर मतलब पानी वाला भाग बहुत ज़्यादा है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो पछुआ पवनें हैं, इनका क्या डायरेक्शन चेंज होता रहता है, और इनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में पानी बहुत ज़्यादा है, इसके कारण क्या होता है, वायुदाब एक ही जैसा रहता है, और ये एक ही डायरेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ चलती है। हाँ, तो दक्षिणी गोलार्ध में इनको क्या होता है, कुछ स्पेशल नाम दिए जाते हैं, इन पवनों को कुछ नाम दिए हैं, अलग अलग अक्षांश पे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो जैसे इनका है ना, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश पे नाविकों ने, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन लोगों ने कुछ नाम दिए हैं। तो 40 डिग्री अक्षांश पे इनको क्या बोलते हैं, चीकता चालीसा बोलते हैं। ये भी PSC में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि चीकता चालीसा क्या है ना। चीकता चालीसा, प्रचंड पचासा, और गरजता चालीसा, चीकता साठा है ये। चालीसा मतलब 40 डिग्री अक्षांश पे, पचासा प्रचंड पचासा मतलब 50 डिग्री अक्षांश पर ये है, और चीकता साठा मतलब 60 डिग्री अक्षांश पे ये चलती हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, गरजता चालीसा मतलब रोअरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, और शेकिंग 60s इनको बोलते हैं ये। और ये सारी जो पवनें हैं, इनको बोलते हैं बहादुर पछुआ पवनें बोलते हैं, है ना। मतलब ब्रेव वाइंड्स इनको बोलते हैं, ये पछुआ पवनें होती हैं।
ये जो नाम है ये पछुआ पवन के नाम है, मतलब वेस्टर्लीज जो होती हैं उन्हीं वही होती है। रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, शेकिंग 60s इनको बोलते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। ये पछुआ पवने हैं लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवने हैं। ये उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवने नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में नाविकों ने, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने नाम दिए हैं इनको। 40 डिग्री अक्षांश पे इनको गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पे पचंत पचासा, 60 डिग्री अक्षांश पे इनको चीखता साटा बोलते हैं। बहादुर पछुआ पवने हैं, है ना। ये भी प्री में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसलिए इसको मैं बार बार बता रही हूँ कि ये दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवने हैं, है ना। जो ITC-Z है वो सनमार्गी पवने हैं, है ना, सनमार्गी पवने हैं। लेकिन जो ये जो पवने हैं गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साटा, ये पछुआ पवने हैं, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवने हैं ये, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद आती है पोलर वाइंड्स होती हैं, मतलब ध्रुवीय पवनें होती हैं। ध्रुवीय पवनें क्या होती हैं, ध्रुवीय पवनें कैसे चलती हैं, ये चलती हैं अब जैसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र है ना, तो ये यहाँ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन चलती हैं, दोनों गोलार्ध में इस डायरेक्शन में चलती हैं, है ना। मतलब उपध्रुवीय उच्च दाब कटिबंध से, मतलब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से चलती हैं। ये उपध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध की ओर चलती हैं। तो ये जो ध्रुवीय पवनें होती हैं वो ध्रुवीय उच्च दाब कटिबंध से चलती हैं, उपध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध की ओर चलती हैं। मतलब कि ये 80 डिग्री अक्षांश से ये चलती हैं 60 से 65 डिग्री अक्षांश, दोनों गोलार्ध में 80 से मतलब 80-85 डिग्री अक्षांश से ये 60 से 65 डिग्री अक्षांश पे चलती हैं। मतलब ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। मतलब कि ये चलती हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। और इनकी डायरेक्शन कैसा होता है, कोरिलेसिस इफेक्ट के कारण इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से चलती है ना, जैसे कि ये सनमार्गी पवनें चलती हैं वैसे की वैसे ये चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व की तरफ से चलती हैं। हाँ, और क्योंकि ये बहुत शीतल होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से क्या करती हैं, ये बिल्कुल भी बरसात नहीं करती है, शुष्क होती है बहुत ज़्यादा। मगर जब ये कभी ये वाली हवा से मिल जाती है ना, मतलब जो कि शीतोष्ण कटिबंध से जो हवा आ रही है, मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब, मतलब इस क्षेत्र से जो हवा आ रही है, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से जो हवा आ रही है उनके साथ मिल जाती है, और ये क्या बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, इस वाली की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो वहाँ पर ये वाताग्रह बनाती है। वाताग्रह मतलब फोंट बनाती है, मतलब कि दो वायु राशियाँ एक साथ मिल जाती है और वहाँ पर ये चक्रवात साइक्लोन बना लेती है ना। तो ये होता है। और ये वाली जो हवा होती है बरसात नहीं करती है, बल्कि ये क्या करती है, वहाँ पर एक वाताग्रह क्रिएट कर लेती है ना। आगे मैं बताऊंगी कि वाताग्रह क्या होते हैं और उन कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये हो गई, पूरी हो गई ये स्थायी वायु राशियाँ हो गई, मतलब परमानेंट वाइंड्स हो गई। परमानेंट वाइंड्स का मतलब होता है कि साल भर एक ही बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही डायरेक्शन में ये चलती है, ये पवनें चलती हैं। और क्या करती हैं, ये अलग अलग अक्षांश पे अलग अलग डायरेक्शन में ये चलती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि पवनें कितने प्रकार की होती है। स्थायी पवनें 3 प्रकार की होती है, सनमार्गी पवनें होती है, पछुआ पवनें होती है और ध्रुवीय पवनें होती हैं। तो सनमार्गी पवनें ट्रेड पवनें होती है, पछुआ पवनें वेस्टर्लीज होती है, पोलर पवनें होती हैं। सनमार्गी पवनें चलती हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। मतलब 30 डिग्री अक्षांश या 35 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री अक्षांश की तरफ चलती हैं। दोनों गोलार्ध में ये चलती हैं। और इनका डायरेक्शन क्या होता है, उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की तरफ से चलती हैं। और दोनों गोलार्ध में पूर्व की तरफ से चलने के कारण इनकी होती है पूर्वा पवनें कहलाती हैं। और बरसात ये नहीं करती है, लेकिन जब कभी महासागर को पार करके आती है स्थल भाग पे तो ये वर्षा करती है। हमारे भारत में जो वर्षा होती है वो पूर्वा पवनें होती है, मतलब सनमार्गी पवनों की वजह से होता है। जब दोनों गोलार्ध की सनमार्गी पवनें किसी क्षेत्र पर आकर मिल जाती हैं तो उसको ITC-Z बोलते हैं। और ये ITC-Z होता है, ये मानसून लाने के लिए उत्तरदायी होता है। पछुआ पवनें होती हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पछुआ पवनें चलती है, दोनों गोलार्ध में चलती है। मतलब 30 से
60 डिग्री अक्षांश पर ये चलती है और दोनों गोलार्ध में पश्चिमी दिशा से चलने के कारण इनको पश्चिम अपवने बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी दिशा से चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी दिशा की तरफ से चलती है। ध्रुवीय पवनें होती हैं जो कि उच्च ध्रुवीय निम्न दाब ध्रुवीय उच्च दाब कटिबंध की तरफ से ये उपध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध की तरफ चलती है ना। मतलब 80 से 85 डिग्री अक्षांश है, ये 60 से 65 डिग्री अक्षांश की तरफ चलती है। और ये इनका डायरेक्शन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में इनका डायरेक्शन उत्तर पूर्व होता है, दक्षिणी गोलार्ध में इनका डायरेक्शन दक्षिण पूर्व की तरफ से होता है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि स्थायी पवनें क्या होती हैं। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी कि स्थानीय पवनें क्या होती हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।